और अब 10 के 15 ट्रेड्स में बिरोर में हैं और हमारे साथ मानस जी और अमित जी पिछले शो से कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रेड बुल्स के सचितानंद उत्तेकर जी और निर्मल बांग से विकास सालंगी जी, और मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंधालिया जी से। टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान जी से, और आशीष से जानेंगे कि आज एक कैश मार्केट का स्टॉक एमवी फोटोवोल्टिक क्यों बना हीरो ऑफ द डे। लेकिन ये सब कुछ ही देर में। इससे पहले एक नज़र जरा आज के मार्केट पर, और निफ्टी करीब 50 पॉइंट ऊपर है। तो एक जो डिप आई थी उसमें हल्की सी वापस बाइंग के साइन है, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रेशर है आज। बैंक निफ्टी करीब 90 पॉइंट नीचे है, और मार्केट की लीडरशिप आज ली है रिलायंस और आईटी स्टॉक्स ने। रिलायंस ग्रीन में है और इसके अलावा आईटी स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन में है। रिलायंस इस समय देखें आप, हालांकि जिगजैग पैटर्न है लेकिन ग्रीन में है, और निफ्टी आईटी में तो अच्छी खासी तेज़ी है, करीब 1.5% ऊपर आपको निफ्टी आईटी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी के जो मूव आ रहे हैं, रिसेंट लास्ट आवर में जो मूव आए हैं, जिनकी शायद हमने अब तक बात ना की हो, उनको लेकर आइए। बजाज फाइनेंस डे हाई पर आया आज सुबह। ये हमारी शॉर्टलिस्ट में आया था स्पॉटलाइट की लेना चाहिए था, लेकिन खैर 1.25% ऊपर है। पिडिलाइट अच्छा चला आज, पिडिलाइट में अच्छे मूव हैं। कोटक बैंक ठीक ठाक चल रहा है। HCL टेक डे हाई पर आया है। टेक महिंद्रा रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर, 2% ऊपर। और वीरू, आज हम सुबह बात कर रहे थे कि हर कोई इतना नेगेटिव है ना आईटी पर, हो सकता है आज आपको आईटी सरप्राइज कर दे। और वो जो चिप वाला फैक्टर था, जो एक एंटी एआई ट्रेड का एक सबसे बड़ा क्लियर कट इंडिकेटर होता है, वो एक हमारे फेवर में था। इस वजह से आज सुबह हमने आईटी पर अपफ्रंट डिस्कस किया था और आईटी पर ही एक पॉजिटिव व्यू रखा था। तो यहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। जी, वोलेटिलिटी है और रेंज में उसी परसिस्ट करते हुए आईटी आज का अगर आप देखें तो उस एआई रैली का कोलैप्स होने का पूरा एडवांटेज अपने साथ लेता हुआ। अब चलिए पैनल से बातचीत करते हैं, और चारों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित जी, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और सचिन जी और विकास जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, रिलायंस में मुझे लग रहा है ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस है, एक काफी अच्छी कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज यहाँ पर नजर आई है। एंड प्लस इसके रिजल्ट्स अनफोल्ड होंगे कल, तो मुझे लग रहा है उसके वजह से एक अच्छी वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है ऑन इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। जहां तक इसके इंडिकेटर्स की पोजीशनिंग है, एक्सपेक्टेशन यही है कि ब्रेकआउट हो सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1298 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है 1360 तक की एक रैली बन सकती है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर पूरे सीमेंट पैक में एक अच्छी हलचल बन सकती है अगले कुछ दिनों में। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है शॉर्ट टर्म एवरेजेस में। इसके भी आरएसआई में एक 50 के ऊपर की ब्रेकआउट रजिस्टर की है, तो मुझे लग रहा है प्राइस पे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस नजर आएगा। तो यहाँ पर अल्ट्राटेक के भी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 11,780 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 12,080 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है रैली बिल्ड हो रही है 12,300 के लक्ष्य के लिए। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में भी। ओके, चलिए, ये इस समय 2 ट्रेड्स हो गए। अच्छा, रिलायंस पर ट्रेड ली गई है, तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से भी प्ले आउट हो जाएगा। सचिन जी का डिस्क्लेमर आ चुका है। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज। देखो, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। एक तो आईटी में आईटी वाला स्टॉक है, और एक दूसरा लार्ज कैप से ही है। अडानी इंटरप्राइजेस मुझे स्ट्रांग लग रहा है, 3160 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 3270 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। 3100 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 3100 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 3270 के टारगेट के लिए। दूसरा जो है आईटी पैक से है एचसीएल टेक, जहां पे ओपन होने के बाद एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है। कल भी हमने देखा था एक फ्लैटिश क्लोजिंग यहाँ पे देखने मिली थी, तो 1170 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 1270 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं, तो दूसरा बाय कॉल रहेगा इससे। ओके, एचसीएल टेक आज का स्टार परफॉर्मर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपकी बाय कॉल में शामिल। मानस, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के?
और देखिए पहले तो आईटी स्पेस के साथ जाएंगे। टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं और स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे। तो 1500 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का है, जहां पर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जो कि 1712 के आसपास है, स्टॉक्स को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो अदानी एनर्जी में खरीदारी करेंगे 1679 के स्टॉप लॉस से 1760 1760 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में अच्छे मूव आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। जी अनु जी, पहला ट्रेड आईटी से रहेगा। कोफोज 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पे अलाइंड है और यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। कल के सत्र में 10 डेमा टच किया था और वापस वहां से एक बाउंस देख रहे हैं हम। तो 1530 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे 1580 के। दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो काफी स्टेडी होल्ड कर रहा है। एक पुल बैक के बाद में थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, बट ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव है कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहा है। तो 10,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे 10,600 के। ओके, बजाज ऑटो आपका कन्विक्शन आइडिया 10,353 पे ट्रेड करता हुआ, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज एक रिवर्सल है। लुक एट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। सचिन जी, एक दिन का लिक्विडेशन, एक दिन की थोड़ी सी कूलिंग ऑफ, बट अगेन अपनी उस स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ। अदानी एनर्जी पर आपका टेक क्या है? आई मीन 17-12 पे ट्रेड करता हुआ। वीरू जी, यहाँ पर बायस तो पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट कहीं पर भी इतने बड़ी अपमूव के बाद थकावट के या रिवर्सल के साइंस नहीं है। अभी भी अगर इसका आरएसआई देखे तो एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस में लॉक्ड इन रहा है एंड प्राइस पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रिटेन करने चाहिए अपने लॉन्ग पोजीशंस। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में लगभग अराउंड 1780 से लेके 1800 तक की एक इमीडिएट रैली भी डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर डिक्लाइंस अगर मिलते भी है तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। एक अच्छा सपोर्ट बेस इसने 1600 के आसपास डिफाइन किया है, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पे प्लेस करें। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अदानी एनर्जी में अच्छा मूव आ रहा है, खैर दिख रहा है स्क्रीन पर। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया जुड़े हैं हमारे साथ। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में मोमेंटम अच्छा बन रहा था, फिर डोनाल्ड ट्रंप पिछले हफ्ते शायद नींद से जागे, फिर ये सब डेवलपमेंट हुई, फिर कच्चा तेल 85 पर आया। इस एनवायरनमेंट में जो हमने अप्रैल ऑनवर्ड एक रैली देखी थी, वो रिस्क पर है या फिर आपको लग रहा है कि इस बार मार्केट अब इसको बस अपनी स्ट्राइड में लेगा और मूव ऑन करेगा? हाँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। जो फिर से जो वॉर शुरू हो गया, ये तो एंटिसिपेटेड नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, जब तक ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो हो रहा है और ये एक दूसरे पर जो मिसाइलें गिर रही हैं, वो मेरे हिसाब से तो चलती रहेंगी। अगर ईरान अपने पार्टनर्स को ऑयल बेच पा रहा है और ऑयल फ्लो हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, तब तक कोई विशेष प्रॉब्लम दिखती नहीं है। और कल की न्यूज़ है कि वहाँ के पार्लियामेंट, यूएस के पार्लियामेंट ने भी ईरान पर फर्दर स्ट्राइक्स की कुछ एम्बार्गो लगाई है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ बिगनिंग ऑफ द एंड, इफ नॉट द एंड इटसेल्फ। सो जब तक हमने तो $120 क्रूड का भाव भी देख चुका है और वहाँ से अभी 85 है, नीचे में 70 हुआ। सो मोटा मोटा अभी भी होप तो है कि ये वॉर तो मोटा मोटी ख़त्म हो चुका है और बाय ऑन डिप्स की ही सलाह है। ओनली थिंग इज कि ये जो रुपए का जो लेवल है, ये वापस 96 टूट रहा है। तो ये थोड़ी सी वरीसम पॉइंट है कि एफसीएनआर-बी, आई डोंट नो एफसीएनआर-बी की मोबिलाइजेशन किस तरह पिकअप हो रही है कि नहीं हो रही है। बट ये अजम्पशन में ज़रूर है कि 30th ऑफ सितंबर तक हमारे पास $50-60 बिलियन आ जानी चाहिए, और अगर वो होता है तो करेंसी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि आज की डेट में दिख नहीं रहा है और क्रूड अभी भी $90 के नीचे है। सो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है, और इसीलिए अभी भी होप तो यही है कि मार्केट सुधर जाएगा और आने वाले दिनों में ऊपर ही जाना चाहिए। ओके, आने वाले दिनों में ऊपर ही जाना चाहिए। एक सवाल पूछूंगा आपसे। एक स्पेस जहां पर काफ़ी पैसा बना है वो है ये
PLI स्पेस से जुड़े हुए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्पेस, डिक्सन इन पर्टिकुलर में ज़बरदस्त री रेटिंग हुई है। यहाँ आपका क्या व्यू है, आपके फंड्स में हैं क्या स्टॉक्स ये? सेमीकंडक्टर पर ज्यादा बुलिश है, सेमीकंडक्टर EMS एज अपोज टू मोबाइल। सो यस, कल जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है उसमें वापस मोबाइल EMS सेमीकॉन 2.0 यहाँ पर PLI की बेनिफिट वापस से मिल रही है। सो जो मोबाइल के प्लेयर्स हैं जैसे डिक्सन, एम्बर, इनको भी थोड़ा बेनिफिट तो होगा, पर जो एक ऑलमोस्ट वेकेंट स्पेस है सेमीकंडक्टर, वहां पर रनअवे कुछ ज्यादा दिखता है, क्योंकि जिसने भी मोबाइल 1.0 वगैरह में बेनिफिट ले लिए उनको फ्रेश केपेक्स वगैरह करना पड़ेगा, और कुछ प्लेयर्स जैसे डिक्सन वगैरह में तो टेलविंड डेफिनेटली है, और नए जेवीज वगैरह भी साइन हो रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम ज़्यादा सेमीकंडक्टर EMS, जहाँ पर PLI भी है और थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड बड़ा है, वहाँ पर ज़्यादा बुलिश है। हमारे पास सिरमा है, सो हम वहाँ पर ज़्यादा बुलिश है। मनीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये IT के नंबर्स मोर और लेस आए हैं अब तक, आपको क्या सेंस मिल रहा है उसमें? एटलीस्ट ये नंबर ये कहने में आपको प्रेरित कर रहे हैं कि वी हैव सीन वर्स्ट, और जब जब ग्लोबल AI या फिर चिप स्टॉक्स की रैली कोलैप्स हो रही है हम उसका एक एडवांटेज लेने में सक्षम भी हैं। मोर स्पेशली TCS के नंबर्स में जिस प्रकार का AI कंट्रीब्यूशन रहा रेवेन्यू का, उसको देख के आपको सेंस क्या मिल रहा है IT पर? आपकी कॉल क्या है इस वक्त IT पे? IT मोटा मोटी बॉटम हो चुका है, बहुत ज़्यादा मंदी हो गई है बहुत शॉर्ट पीरियड में। इतनी कोई डूम्सडे सिनेरियो दिखती नहीं है IT स्पेस में जिस तरह पोर्ट्रे की जा रही है, और अब तो SpaceX भी IPO प्राइस के नीचे है, तो वो यूफोरिया भी कूल ऑफ हो रहा है। चिप स्टॉक्स भी डाउन है, जो एंटी AI प्ले में अगर इंडिया बेनिफिशियरी है तो IT स्टॉक्स फर्स्ट बेनिफिशियरी होने चाहिए। और जो नंबर्स हमने देखा है उसमें कहीं भी मंदी की कोई स्कोप दिखती नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वैल्यूएशन। अब ये ठीक है कि यहाँ से अगर 20-30% बढ़ जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या अभी भी वैसा ही रहेगा जैसे एक साल पहले था? मे बी नॉट। पर आज की डेट में तो एकदम डूम्सडे सिनेरियो पेंट हो रहा है, जो कि है नहीं। और सेकंड ऑर्डर यूज्ड केसेस वगैरह जब हमारे एप्लीकेशंस वगैरह AI में बनेंगे एंटरप्राइजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारी कंपनियां तो सामने आएगी। और TCS के रिजल्ट्स बोल लीजिए या HCL टेक के नंबर्स जो भी आप बोल लीजिए, हिसाब से तो ठीक ठाक ही है, कोई खराब नहीं है नंबर्स आज की डेट में जो भी है। और AI रेवेन्यू कंपोनेंट पूरे टर्नओवर में बढ़ ही रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है IT के स्पेस में। अब 30% यहाँ से ऊपर चले जाए तब बात हल हो गई, पर आज की डेट में तो वैल्यू है। मनीष जी ने आज ऐसा शब्द इस्तेमाल किया IT के परिप्रेक्ष्य में, डूम्सडे, है ना? मेरी हंसी छूट गई मनीष जी एक बार के लिए तो, है सही, बिल्कुल सही आपने इसकी शब्दों का चुनाव किया। अच्छा, सो फार अब सारा का सारा अगर आप देखें, ध्यान जो है बधाकर केंद्रित है आने वाली इस वीकेंड पे जो प्राइवेट बैंक्स की अर्निंग्स है। लेकिन अब तक आपने इंडियन बैंक के नंबर्स देखे होंगे, कल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नंबर देखे। लास्ट क्वार्टर में जाते जाते SBI एक शॉकर ऐसा देखा गया था कि सबका PSU बैंक्स को लेकर मन खराब हो गया था, और देन क्रूड की ये स्टोरी। तो PSU बैंक्स ने इस पूरे 3 महीने के 2 महीने के फेज को अंडर परफॉर्म किया। आपका टेक PSUs पे क्या है इस बार, और इस बार के नंबर्स जो 2 आए उसको देखते हुए लग क्या रहा है आपको? देखिए, इस बार PSU बैंक्स में क्या है कि लास्ट 1-2 साल में हमने देखी है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि रिकवरीज हो गए, राइट बैक्स हो गए, प्रोविजंस है, वो नेट प्रॉफिट में काफी बड़ा कंपोनेंट था। मोटा मोटी आप ये देख लीजिए 45-50% का कंपोनेंट रिकवरीज वगैरह से था। वो एस्पेक्ट अब आने वाले दिनों में नहीं दिखेगा। एसेट क्वालिटी अभी भी कोई डिटेरियोरेट नहीं हुई है, बट आपकी जो नॉमिनल आपकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है, बेसिकली योर NII ग्रोथ, वो लास्ट ईयर के जो बेस हैं उनके कंपैरिजन में मतलब हाई बेस पर नंबर्स रिपोर्ट होंगे। तो आपको 20-25% तो ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं, बट वही 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ, NII ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एसेट क्वालिटी मोटा मोटी मेंटेन। कल जो यूनियन बैंक के नंबर्स आए वो भी अच्छे ही थे नंबर्स, बट द पॉइंट इज जो रीसेट ऑफ वैल्यूएशन लास्ट ईयर के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो आज की डेट में थोड़े नॉर्मलाइज होंगे। और हम तो यही देखा है कि ऑलवेज PSU बैंक थोड़े से डिस्काउंट में ट्रेड होंगे आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। सो पिक एंड चूज है इवन PSU बैंक्स वगैरह में या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। पर मोटा मोटी NII ग्रोथ आपके 10 से 12% ही आनी चाहिए करंट क्वार्टर में। और एसेट क्वालिटी की परफॉर्मेंस और ऑपरेटिंग लेवरेज, कॉस्ट ऑब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिक्स कॉस्ट ऑब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिट डिटरमिन करेगा। और 1-1.5 प्राइस टू बुक
मिलना चाहिए सब पीएसयू बैंक्स को जो भी एसेट क्वालिटी डिसेंट हैं, तो यही न्यूआंस है आज की डेट में पीएसयू बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंशिएशन आने वाला नहीं है, वही 10 से 12% आपकी एनआई ग्रोथ होगी। बट आने वाले दिनों में क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है, 15% क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है। सो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीडरशिप इश्यूज है, मैंने 4 में से 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीडरशिप इश्यूज है कि कौन उनके नए चेयरमैन होंगे, या 2 साल बाद ये रिटायर हो रहे हैं तो, या सुपर एनुएट हो रहे हैं तो फिर कौन आएगा। तो ये ज़्यादा नॉन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और पीएसयू बैंक्स में बिजनेस एज यूजुअल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, ये न्यू एज स्टॉक्स को लेकर आपका क्या नज़रिया है? हमने एक बड़ी रैली देखी है पिछले कुछ दिनों में इटर्नल में 240 से 300, स्विगी भी मरे पिटे लेवल से थोड़ा ऊपर आया है, और बाकी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली है। नाइका ऑल टाइम हाई लगा रहा लगातार। इस स्पेस को लेकर क्या व्यू रखेंगे, और यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ होंगे आप? क्विक कॉमर्स में डेफिनेटली लॉन्ग रनवे है, और यहाँ पर राइट टू विन सिर्फ ब्लिंकिट के पास है आज की डेट में। जो पर ऑर्डर बर्न है आज की डेट में, एडजस्टेड प्रॉफिट सिर्फ ब्लिंकिट ही बना रहा है, और इसमें हम फ्लिपकार्ट को भी काउंट कर रहे हैं और अमेजोन को भी काउंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके पास डीप पॉकेट्स है, वो लर्निंग कर्व में जा रहे हैं। बट स्विगी विच इज इंस्टामार्ट और आपकी जेप्टो काफ़ी बड़ा बर्न है। 60 रुपये पर ऑर्डर की मोटा मोटा बर्न आपका जेप्टो का है, और यहाँ पर 80 रुपया बर्न, 79-80 रुपीज़ बर्न पर ऑर्डर आपका स्विगी का है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स पर हैंडल सिर्फ ब्लिंकिट के पास है, और आने वाले दिन में अगर कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बर्न अगर आपको कम करना है तो आपको डिस्काउंटिंग कम करनी पड़ेगी, टियर 2-3 टाउन्स एंड सिटीज में स्टोर नहीं खोलने पड़ेंगे, और आप मेट्रोज पर ही फोकस कीजिए, तभी आपकी लॉसेस कम होंगी। और अगर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होती है, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको ब्लिंकिट को ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इटर्नल जो है नीचे लेवल से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि जेप्टो की आईपीओ की तैयारी हो रही है, और डिपेंड करता है कि वो क्या वैल्यूएशंस वगैरह पे आते हैं, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको इटर्नल पर मिलेगा। ऑफ कोर्स चैलेंजर्स विच इज बेसिकली योर फ्लिपकार्ट एंड योर अमेजोन, इनके पास डीप पॉकेट्स है, और वो बहुत रैपिड पेस में लर्निंग कर्व के थ्रू जा रहे हैं और स्टोर वर्ड एडिशन कर रहे हैं। वेट एंड वॉच है, अभी तक कुछ डरने की बात नहीं है, पर वो एक चैलेंज पोज करेंगे। डी मार्ट, जियो, मेरे हिसाब से कोई अभी बिग बास्केट अभी मेजरली कोई चेंज, मतलब कोई कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए इटर्नल बढ़ रहा है। हमारे पास एक और कंपनी है कार ट्रेड, ये भी प्लेटफॉर्म कंपनी है जो हमने वेरी रिसेंटली लिया है। हमें तो ये लगता है कि ये 12-13 हज़ार करोड़ में कंपनी बहुत ही सस्ती है, क्योंकि क्लासिफाइड्स वगैरह में है, और यूज्ड कार्स, न्यू कार्स, आपकी OLX जो C2C है, नेक्स्ट 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बोल रही है कि 1000 करोड़ की प्रॉफिट करेगी। तो और मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस है, नॉन लीनियर नेटवर्क इफेक्ट वगैरह आता है, तो ये कंपनी हमारे पास है। बाकी कंपनीज में हमें रिस्क टू रिवॉर्ड उतना समझ में नहीं आता जो ब्यूटी में है, वैल्यूएशन वीजावी उनकी ब्यूटी बिजनेस तो अच्छी चल रही है, बट जो फैशन बिजनेस है पता नहीं, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कोई कंड्यूसिव नहीं लग रहे हैं। सो प्लेटफॉर्म कंपनीज में ये 2 कंपनीज हमें ठीक लगती है, अपार्ट फ्रॉम ग्रो जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, और पाइन लैब्स जो कि हमें लगता है कि बहुत सस्ती है, और अगर वो नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं जो वो प्रोजेक्ट करते हैं कि करेंगे 1000 करोड़ का EBITDA, तो बहुत ज़्यादा ही सस्ते भाव में मिल रहा है। ग्रो और पाइन लैब्स ये इंटरेस्टिंग पिक्स हो सकती हैं। अब राइट टू विन सिर्फ इटर्नल के पास है। आई थिंक ये काफ़ी आज का मेरे लिए स्टेटमेंट ऑफ द डे है क्विक कॉमर्स में। अच्छा, आपने सिंस ग्रो की बात की है, बाकी की कैपिटल मार्केट स्पेस में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपको एक म्यूचुअल फंड का IPO आना है राइट नाउ, SBI म्यूचुअल फंड का। इसके अलावा जो डिपॉजिटरीज हैं, NSE का IPO आएगा अभी। इस पूरी स्पेस पर क्या व्यू है? बहुत पॉजिटिव है, कैपिटल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये इंटरमीडिएशन बिजनेस बहुत अच्छी बिजनेस होती है, जहां पर आपकी कैपिटल इंटेंसिटी काफी कम है, और पेनिट्रेशन कैपिटल मार्केट्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, वेल्थ मैनेजमेंट बोल लीजिए, हमें फॉरेनर्स तो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस को मोर और लेस वेकेट ही कर चुके हैं। तो अगर टोटल वेल्थ कंट्री में बढ़ेगी नेक्स्ट 5-10 साल में,
जो जितना बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट अब्जॉर्प्शन है, और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ही कम होती है, मतलब 30% रेवेन्यू की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और टॉप लाइन तो ग्रो हो रहा है क्योंकि AUM ग्रो हो रहा है। सो वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सचेंजेस तो डुओपोली है, या तो BSE रहेगा या NSE रहेगा, बाकी एक्सचेंजेस में तो कुछ है नहीं। फिजिकल ब्रोकर्स हेडविंडेड रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा रिडंडेंसी फैक्टर है फिजिकल मॉडल में, और वो स्केलेबिलिटी कभी भी ब्रोकर्स में उतनी आएगी नहीं। और बाकी डिपॉजिटरीज हैं, अगेन डुओपोली है, कैपिटल इश्यूज बढ़ेंगे, और वाइडर प्लेटफॉर्म इशूअर फीस वगैरह। तो ये सब स्टॉक्स जैसे इंटरमीडिएशन बिजनेसेस में ROE थोड़ा ऊपर नीचे, आपका के फिनटेक का बोल लीजिए, या CDSL के नंबर्स ऊपर नीचे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री मोटा मोटी 18-20% की ग्रोथ आएगी, और ROEs ऊपर जाएंगे, और पे आउट बेटर रहेगा। तो कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट 2-3 इयर्स काफी स्ट्रांग लगते हैं। ओके, चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया लगा आपसे बात करके, और जो आपने स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ दिए, और जो आपने दलीलें दी, काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं आज के एक और हीरो ऑफ द डे की कैश मार्केट स्पेस से, MV फोटोवोल्टिक पावर, जो नतीजों के बाद स्टॉक 7% ऊपर है, और इस 3 महीने में पिछले करीब 40% के मूव आए हैं। आशीष से जानते हैं क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। आशीष, गुड मॉर्निंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स मॉर्निंग यहाँ पर देखने को मिले, और खास बात इसकी ये है कि ये ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। पिछले साल नवंबर में इसका IPO आया था, तब इसका इशू प्राइस 217 रुपये था। वहाँ से आप देखें तो ऑलमोस्ट 67% की तेज़ी आ गई है। यानी अच्छे क्वालिटी जो IPOs होते हैं, जहाँ पर अर्निंग्स का कंफर्ट होता है, वैल्यूएशन बढ़िया होते हैं, मार्केट खुलकर रिवॉर्ड करता है। बड़ी तेज़ी आज यहाँ पर नज़र आ रही है। आज एक ही दिन में 7-8% के बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। अब नंबर सबसे पहले जो कि कारण है वो आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप मुनाफा देखें तो बहुत बढ़िया है, 188 करोड़ से 380 करोड़। रेवेन्यू में तकरीबन 51% की बढ़त देखने को मिली। एबिटा 56% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा, और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो स्लाइट एक्सपेंशन है, 34.1% से बढ़कर 35.2% है। लेकिन खास बात है कि अगर आप इनके इंटरनल्स, केपेक्स और आगे के ग्रोथ प्लान्स देखें तो ये मार्केट को बहुत पसंद आए। ऑर्डर इनफ्लो तकरीबन 1.5 गीगावाट का देखने को मिला। जो रिपीटेड ऑर्डर्स हैं ये अब 57% है, जो कि पिछले साल तक आप देखें तो 32% थे, और उससे भी पहले 27% के आसपास। यानी हर पैरामीटर्स पर इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि एक आगे की चीज़ फैक्टर ये होने वाली है कि 6 गीगावाट की इंटीग्रेटेड मॉड्यूल सेल फैसिलिटी जो है, ये इस साल के अंत तक या फिर मार्च तक यहाँ पर ये जारी हो सकती है, कमीशनिंग होगी इसकी। तो अगेन एक बड़ा कैटलिस्ट की तरह एक काम करेगा। अभी जो फिलहाल हाइलाइट्स हैं इतने बढ़िया हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि आज 4 बजे क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल होना है, तो उसके बाद क्या हाइलाइट्स निकल कर आती है। कुछ और एडिशनल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज एक्सपेक्टेड है कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं सब ज़्यादातर बुलिश ही हैं। और खासतौर पर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई, जहां पर टारगेट अब बढ़ाकर 400 कर दिया। जेम फाइनेंशियल की तरफ से भी देखें तो 402 रुपये का टारगेट है। कॉमेंट्री काफ़ी अच्छी है, और इसी के चलते स्टॉक में बड़ा सर्ज आपको नजर आया। MV फोटोवोल्टिक, आशीष बहुत शुक्रिया इन सभी अगर आप देखें तो इस पूरी कवरेज के लिए। मीनवाइल आज का स्टॉक ऑफ द डे जो था वो अब उसका पायदान वो मुकाम हासिल कर चुका है। SRF, आज कमोडिटीज़ को देखिए, आप केमिकल्स को देखिए, SRF 4.5% ऊपर, और UPL भी अगर आप देखें अच्छी तेजी 2.5% ऊपर। SRF में शानदार मूव, पैनल ने सुबह सुबह पकड़ा भी था इस ट्रेड को। अब चलते हैं, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, क्या चीज कर रहे हैं आप मार्केट में इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए इस मार्केट में हमें लगता है कि SRF नो डाउट काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट आज बना है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स फाइनली स्टॉक ने अपवर्ड ब्रेकआउट किया है। मल्टीपल टाइम्स इसे चेस किया था, लेकिन आज जाके ब्रेकआउट मिला है। बट स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि फार्मा में अभी भी अच्छी एक्टिविटी देखने मिल सकती है, और यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक ब्रेकआउट में आते हुए दिखेगा हमें आने वाले दिनों में। और ग्लैंड फार्मा ये एक अच्छा लग रहा है, जो करंटली 2520 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2517 2520 के करीब है। पिछले 3-4 दिनों से साइडवेज है। इनफैक्ट पिछले 2 वीक से भी ये साइडवेज एक्टिविटी में ही दिख रहा है। ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 2630 2650 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे खरीदना चाहिए 2620 के करीब, 2520 के करीब, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 2480 रुपए का। तो 120-130 पॉइंट के लिए करंट लेवल से ग्लैंड फार्मा को खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो अच्छा लग रहा है वो HCL टेक एक अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक कंसोलिडेशन जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, बुलिश कंसोलिडेशन है। 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके रिकवर कर रहा है। यहाँ से हमें लगता है कि इसमें ग्रेजुअल तेजी बनेगी, 1250 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 1170। तो एक HCL टेक्नोलॉजीज भी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ओके, HCL टेक भी खरीदा जा सकता है करंट लेवल से, और ग्लैंड फार्मा कैश मार्केट से। ये हो गई पिक्स आपके लिए। चलिए इस शो को यहाँ समेट रहे हैं। मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल सेशन है अब तक का। निफ्टी लेकिन अभी भी स्टेबल है 50 पॉइंट ऊपर, तो डे हाई और डे लो के बीचों बीच। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, 100 पॉइंट नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप में अब अच्छी रिकवरी प्ले आउट हो रही है। मिड कैप इंडेक्स जो है वो अच्छी रिकवरी में। आज का इंडेक्स ऑफ द डे निफ्टी IT विदाउट अ डाउट, और आज का स्टॉक ऑफ द डे अब क्लियरली SRF। एक बार रखिएगा निफ्टी IT और SRF दोनों पर स्क्रीन पर। चलिए पहले SRF दिखा दिया, कोई बात नहीं, 5% ऊपर, और निफ्टी IT यहाँ भी अच्छे मूव्स हैं। इस शो को समेट रहे हैं। इसके बाद कंचन और श्रेया आएंगे आपके साथ। ट्रेडर्स हॉटलाइन, आपके सवाल होंगे, उनके जवाब देने के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।